वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके यहाँ पे फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। आज का जो हमारा उसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। हम इसमें आज देखेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था, वहीं पे हमने अपनी बात को एंड किया था कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैंने आपसे कहा था 4 प्रकार के वो होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख के चलते हैं कि 4 वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, सिंगल यूजर ओएस जिसे हम बोलते हैं, यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आ जाता है हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तीसरा आ जाता है हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम या फिर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। और हमारे पास 14 देखने के लिए मिल जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये 4 जो हमारे टाइप हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब एक एक करके देख के चलते हैं कि जो हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले जो नंबर का है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है या फिर क्या उसका यहाँ पे फंक्शन होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करके चलते हैं जो हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे हम यहाँ पे सिंगल यूजर क्यों कहते हैं। अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें ये देखने के लिए मिलता है भैया कि जो ये हमारे पास सिस्टम है इसमें एक समय में, ठीक है, एट अ टाइम हम एक ही प्रोग्राम को इसमें रन कर सकते हैं। एट अ टाइम हम इसमें एक ही यहाँ पे प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसमें एट अ टाइम यानी एक समय में आप उसमें या तो सिर्फ गाने ही सुन पाएंगे, या तो आप उसमें गेमिंग ही कर पाएंगे, या फिर आप उसमें पिक्चर ही देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पेंट खोला हुआ है, आप पेंटिंग कर रहे हैं और दूसरी बैकग्राउंड में आपने यहाँ पे कोई म्यूजिक चला रखा है, तो आपका जो म्यूजिक है वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक समय में एक ही आप टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा यानी आपका जो एक प्रोग्राम है जब वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप उस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम होते हैं ये किसी स्पेशल टास्क के लिए बने रहते हैं, स्पेशल यहाँ पे फील्ड के लिए यहाँ पे डिजाइन किए रहते हैं। ठीक है जी, हम जो जनरली यूज करते हैं वो हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करके चलते हैं, हमारे पास जो दूसरा आ जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक ही एट अ टाइम पे एक ही समय पे एक प्रोग्राम रन हो रहा था। अब भैया एक प्रोग्राम रन होगा, एक ही प्रोग्राम अगर चलेगा तो उस पे क्या होगा, देखिए एक ही यूजर की वहां पे जरूरत होगी। ठीक है, 2-3 यूजर बैठ के तो आपस में काम कर नहीं पाएंगे एक ही प्रोग्राम पे। तो यहां पे आप क्या है, देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मल्टी का मतलब बहुत सारा। ठीक है, मल्टी का मतलब 2 या 2 से अधिक। तो अब क्या हो जाता है, देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो मल्टी यूजर है यानी यूजर 2 या 2 से अधिक यूजर क्या करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपसे कहा कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें कहते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय पे, ठीक है, एक ही समय पे एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, मोर देन टू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को यहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, कुछ मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में कुछ निश्चित कार्य ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है जी, कुछ हमारे पास ऐसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहां पे डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है जी, और उनमें उस सिस्टम में उन फंक्शन के अलावा हम यहां पे कोई अदर यहां पे टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी लिए वहां पे डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करके चलते हैं जिन्हें मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखिए जिन कंप्यूटर में क्या कहा मैंने आपसे, कुछ स्पेशल टास्क यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं जिनमें हम केवल वही टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं जो जिसके लिए वो मल्टी प्रोसेसिंग डिजाइन किया गया है,
उन्हें हम कह देते हैं क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स टास्क। ठीक है, उन सिस्टम को हम कह देते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स टास्क, यानी ऐसा मल्टी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या कर सकते हैं, कुछ फिक्स्ड टास्क को ही हम यहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, केवल फिक्स्ड टास्क को ही हम यहां पे चला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जहां पर कार्यों की संख्या अनिश्चित होती है। अब कुछ ऐसे भी हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पे क्या होते हैं, टास्क यानी जो प्रोग्राम है उनकी संख्या अनगिनत होती है। ठीक है, उनकी संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है, तो उन्हें हम कह देते हैं क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। ठीक है, वेरिएबल टास्क का मतलब है कि वो क्या करेगा, वेरी करेगा, 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, वो ऐसे सिस्टम को हम कह देते हैं क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। ठीक है जी, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाता है हमारे पास सेकंड टाइप जो हमने देखा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, अब हम यहां पे देख के चलते हैं, जो तीसरा हमारे पास आ जाता है जिसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यहां पे आता है, ये जनरली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके क्या हमारे यहां पे कौन से हैं, वो अभी हम आपको बता के चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो मैंने आपको बताया, जिसमें क्या होता है भैया, यूजर एक ही समय पे क्या करता है, एक ही प्रोग्राम को रन करा सकता है। ठीक है जी, अब क्या होता है, देखिए जो हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है, हमें जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट कराने हैं, उन्हें हम ऑफलाइन तैयार करते हैं पहले। ठीक है जी, ऑफलाइन हम उन्हें तैयार करते हैं, तथा जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए, जब हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या करते हैं, उसे फिर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में उस टास्क को हम जमा करा देते हैं। यानी हमने एक फाइल बनाई, हमने क्या किया, अपना जो प्रोग्राम था वो बनाया। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर की मैंने कोडिंग लिखी, ठीक है, ऑफलाइन घर में बैठ के, उसके बाद मैंने क्या करना है भैया, उसको रन करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में जाऊंगा, वहां अपनी कोडिंग को क्या करूंगा, सबमिट करूंगा। ठीक है जी, वहां पे मैंने क्या कर दिया, अपनी सबमिट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, देखिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर इन सारे प्रोग्राम्स को कलेक्ट करता है। वहां पे जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो होगा, वो क्या करेगा, इन सारे प्रोग्राम्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है जी, कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, जो कि एक कार्ड या पिंच में रहते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम क्या रहते हैं, कार्ड या फिर पिंच में इनको रखा जाता है। जब ऑपरेटर प्रोग्राम के बैच को, ठीक है, एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, ऑपरेटर के बाद बहुत सारे प्रोग्राम आ गए हैं, अब क्या करेगा, उनको एक एक करके वो वहां पे एग्जीक्यूट करता है, और अंत में ऑपरेटर उन कार्यों के प्रिंट आउट को प्राप्त करता है। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाता है, फाइनली जो कंक्लूजन जो निकलेगा, जो रिजल्ट जो निकलेगा, उसका प्रिंट आउट के फॉर्म में वहां पे उसके लिए रिजल्ट निकल जाता है। ठीक है, तो उन आउटपुट से संबंधित यूजर को प्रदान करा दिया जाता है। ठीक है, जो आउटपुट जो मिल जाता है, जो रिजल्ट प्रिंट आउट के फॉर्म में हमें मिल जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, यूजर को वहां पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हम यहां पे कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारा थर्ड टाइप, जिसे हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अब बात करते हैं भैया इसके डिसएडवांटेज की। अब देखिए डिसएडवांटेज इसके क्या क्या है। पहला आ जाता है कि जो प्रोसेस के क्रियान्वयन के दौरान यूजर एवं प्रोसेस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। यानी जब ये प्रोसेस सारी चलेगी, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हम क्या कर सकते हैं, जो ये प्रोसेस है, ठीक है, जो ये प्रोसेस चलेगा, यानी अपने कंप्यूटर के साथ हम कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी हम अपने कंप्यूटर में यहां पे फंक्शन नहीं कर सकते उस दौरान। ठीक है, हम ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं ऑफ बैच सिस्टम्स। ठीक है जी, दूसरा हम यहां पे देख के चलते हैं, जो इसका टर्न अराउंड होता है, यानी इसका जो समय होता है, इस प्रोसेस में जितना सारा समय लगता है वो काफी ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, काफी ज्यादा अधिक समय इस चीज में लग जाता है। तीसरा देखने के लिए मिलता है कि सीपीयू अक्सर आइडल रहता है। अब देखिए, जब सीपीयू में कोई काम ही नहीं होगा, यानी अपने कंप्यूटर को मैं आइडल रखा रहूंगा, कंप्यूटर में मैं कोई काम ही नहीं करूंगा 10 दिन तक, तो हमारा जो सीपीयू वो क्या रहेगा भैया, वो आइडल रहेगा, वो एक ही अवस्था में रहेगा। ठीक है, एक ही स्थिति में, वो एक ही पोजीशन में वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ बैच सिस्टम, यानी बैच सिस्टम के दोष हमारे पास ये देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है जी, अब हम अगला देख के चलते हैं, जो हमारे पास चौथा आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी इसमें क्या होता है भैया, ऐसे सिस्टम जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर 2 है। प्रोसेसर क्या होता है आप जानते हैं, प्रोसेसर वो ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है भैया, वो सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, वो सभी प्रोसेसर्स को क्या करता है, उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है, प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है,
तो वो हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करते हैं भैया, जो करते हैं क्या, दो या दो से अधिक प्रोसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम में डिफरेंट एंड जो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के निर्देश एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में क्या होते हैं, जो हमारे पास अलग अलग टाइप के इंडिपेंडेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो एक ही समय में हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक प्रोसेसर हैं। ठीक है जी, अब देखिए, अतः प्रोसेसर द्वारा विभिन्न निर्देशों का एग्जीक्यूशन के बाद एक क्रिया जाता है जो कि एक प्रोग्राम से प्राप्त हुए हों। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रोसेसर द्वारा विभिन्न निर्देशों का एग्जीक्यूशन के बाद एक क्रिया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास है, अब देखिए, जब प्रोसेसर क्या कर देगा भैया, इस चीज को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट जब ये कर देता है तो जो कि एक प्रोग्राम से प्राप्त हुए। ठीक है, जो हमें प्रोग्राम से जो भी चीज हमें प्राप्त हो रखी है, ये क्या करता है, उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट कर देता है। यानी जितने भी हमने इसमें प्रोग्राम यहां पे डाल रखे हैं, जितने भी हम अपने टास्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ये सभी उनको क्या कर देता है, फाइनली कंप्लीट कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है जी, कितने प्रोसेस मिलके करते हैं, दो या दो से अधिक प्रोसेस यहां पे मिलके करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने प्रोसेस हमने उसमें यहां पे इनबिल्ट कर रखे हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया, ये हो जाता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, छोटा सा छूटा हुआ एक पार्ट था ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, जिसमें हमने बात की थी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने उसके फीचर्स की बात की थी, एक एक करके हमने सारे फीचर्स को पढ़ा हुआ था। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था, छोटा सा एक छूटा हुआ एक टॉपिक था यहाँ पे, जो पिछली वीडियो लेक्चर का एक छूटा हुआ पार्ट था, जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की। पहला हमने देखा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमने देखा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हमने देखा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, चौथा हमने देखा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।